दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा देश जो कि दुनिया के नक्शे में अगर आप ढूंढने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय लगता है उसे लोकेट करने में। क्या वो दुनिया का एक मेजर सुपर पावर हो सकता है? इमेजिन करना मुश्किल हो रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसा देश जिस देश के ऊपर आतंकवादी घटना हो, वहां पर मिसाइल्स गिर रहे हों, फिर भी उस देश के स्टॉक मार्केट पे कोई बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े। इमेजिन करिए एक ऐसा देश जिसका फाउंडेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ और तब से लेकर अब तक वो देश एक डेवलप्ड नेशन बन चुका है। और ना सिर्फ इतना बल्कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वो टॉप 9 की पोजीशन में अपने आप को स्टैब्लिश करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में जरा सोचिए कि दुनिया के नक्शे में इस देश की अहमियत कोई बड़ी नहीं दिखती, लेकिन जब बात आती है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की तो ये देश एक बड़ी पकड़ रखता है। और इसे हासिल करने में इजराइल ने एक बड़ा वक्त बिताया है, अपना लोहा मनवाया है। बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस जो साइज और इकोनॉमी में भी इजराइल से बड़े हैं, बहुत से मामलों में इजराइल से पीछे रह जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, इजराइल इतना पावर कैसे होल्ड करता है। अमेरिका जो कि दुनिया का सुपर पावर देश माना जाता है, वो इजराइल को खुली छूट क्यों देता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वो तो कह ही रहे हैं कि जब मैं पावर में आऊंगा तो इजराइल को एक फ्री हैंड मिल जाएगा, जो शायद अभी बाइडेन सरकार नहीं दे रही है। ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, आइए जानें आज इस वीडियो में। दोस्तों यूएस का इजराइल की डोमिनेंस में एक बड़ा हाथ रहा है और वो इजराइल के फाउंडेशन से ही शुरू हो गया था। ईयर 1948 में जब इजराइल फॉर्म हुआ था तो पहले दुनिया के जो लीडर थे, हैरी ट्रूमन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था और तब से ही इजराइल के साथ अपने टाइज को मजबूत कर लिया था, जो आगे चलकर कोल्ड वॉर के एरा में भी देखने को मिले। इसी के साथ अमेरिका और इजराइल के जो रिलेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते रहे। ईयर 1990s का एरा भी इंपॉर्टेंट है, जब हेनरी क्लिंटन की सरकार थी, उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड्स होल्ड किए थे ताकि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में आपस में समझौता करवाया जा सके और शांति को एस्टैब्लिश किया जा सके। हालांकि इसमें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साल 2000 के एरा में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जब सरकार आई तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी और ज्यादा काउंटर टेररिज्म के प्रति बढ़ा दी और इजराइल को लगातार समर्थन बढ़ा दिया, क्योंकि तब तक 9/11 अटैक्स अमेरिका में हो चुके थे और अमेरिका को समझ में आ चुका था कि उसे मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल पार्टनर की जरूरत है, जो इजराइल के सिवा और कौन हो सकता है। हालांकि सारे यूएस प्रेसिडेंट्स का जो फुल सपोर्ट है वो हमेशा से इजराइल के साथ ऐसे आंख मूंद कर नहीं रहा। साल 2009 से लेकर साल 2017 के बीच में जब बराक ओबामा की सरकार थी तो उन्होंने कोशिश करी कि एक बैलेंस एक्ट प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए उन्होंने इजराइल के वेस्ट बैंक पर किए गए एक्शंस को ऑक्यूपेशन से रिलेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को अपने एक्सपेंशनिज्म को रोक लगाने की जरूरत है। तब देखने को मिल रहा था कि किस तरह से अमेरिका इजराइल के पाले से धीरे धीरे फिसल रहा है, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है उसके बाद से गणित वापस से बदल जाती है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को फुल सपोर्ट वापस से रिहेबिलिटेट कर देते हैं और इसका फायदा इजराइल ने भी भरपूर उठाया है। हालांकि साल 2024 में मौजूद जो बाइडेन की जो सरकार है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रही है व्हेन इट कम्स टू इजराइल, क्योंकि उनका समर्थन इजराइल को तो पूरा है, लेकिन वो इजराइल के हर फैसले को सही नहीं ठहराते। और उन्होंने इस बात पे भी एग्री किया कि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है तो उसके जवाब में इजराइल जरूरी नहीं है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स पर या फिर ऑयल रिजर्व्स पर खुलकर अटैक कर सके। जो बाइडेन ने इसको लेकर वार्न भी किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं अमेरिका में, और माना यह जा रहा है कि साल 2024 में उनकी सरकार वापस से आ सकती है। उन्होंने अपने बयानों में पहले ही कह दिया है कि मैं इजराइल को पूरा समर्थन देने वाला हूं और यहां तक कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर भी इजराइल को अटैक करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट दीज ईयर्स कुछ इंपॉर्टेंट अमेरिकन लीडर्स ने इजराइल और अमेरिका के बीच के जो रिलेशंस हैं उन्हें गढ़ा है। इन अ नटसेल
ये बात तो ज़रूर है कि इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट देश हो जाता है अमेरिका के लिए when it comes to geopolitics in Middle East। और इन रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ों ने अपनी भूमिका निभाई है, फिर वो मिलिट्री सपोर्ट हो या फिर कोल्ड वॉर के एरा में एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई हो या फिर ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इजराइल का सहारा लेना हो। अमेरिका ये जानता था कि ईरान का इन्फ्लुएंस अगर रीजन में बढ़ता है तो उसे इजराइल का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कामयाब भी साबित हुआ। और काफ़ी हद तक अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ईरान का हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि ईरान अपना दबदबा वापस से मिडिल ईस्ट में कायम करना चाहता है, ना सिर्फ उस रीजन में बल्कि इस्लामी उम्मा में भी ईरान अपने आप को कायम करने की कोशिश कर रहा है। और इसी ही के चलते ईरान एक लीडर के तौर पे उभर रहा है जो मिडिल ईस्ट की सारी समस्याओं का हल करना चाहता है। और उसकी नज़र में सारी समस्याएं सिर्फ अमेरिका और इजराइल की वजह से ही हैं। और दोस्तों, जहां तक बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका ने अब तक इजराइल को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया हुआ है। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो अमेरिका ने बहुत से देशों को समर्थन दिया हुआ है, जैसे कि जापान है, जर्मनी है या फिर ताइवान है। लेकिन इन देशों के पास खुली छूट नहीं है। इन देशों के हर किए पर अमेरिका अग्रीमेंट नहीं रखता है। फिर ऐसा क्या है इजराइल के साथ इंटरेस्टिंग कि अमेरिका इसे खुली छूट दे देता है? इसके पीछे की कुछ वजहें जुड़ी हैं अमेरिका के अंदर ही। अमेरिका एक बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिन्हें इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस भी कहते हैं। ये वो क्रिश्चियंस हैं जो बाइबल की उस प्रोफेसी पर बिलीव करते हैं कि इजराइल का एस्टैब्लिशमेंट होना या फिर इजराइल का दुनिया में रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेकंड जीसस कमिंग इम्पॉर्टेंट है इजराइल के एस्पेक्ट में। जी हाँ, बाइबल में बहुत सारी प्रोफेसीज जुड़ी हैं इजराइल को लेकर, सेकंड जीसस को लेकर, और वो सब इजराइल से होकर जाती हैं। इसलिए भी अमेरिकन क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि इजराइल का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस रीजन में, अगर बाइबल की प्रोफेसीज को सही साबित होना है तो। ये एक बड़ा रीज़न है और यही एक बड़ा वोटर बेस है अमेरिका के अंदर, जिसे अमेरिकन लीडर्स नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। और इन बिब्लिकल प्रोफेसीज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की गई हैं, जैसे कि इजराइल का रिस्टोरेशन, इजराइल का प्रोसिक्यूशन, इजराइल का ट्रायल, साथ में एक मसीहा की भी बात कही है जिसके लिए इजराइल का होना ज़रूरी है। तो आप जान सकते हैं कि ये जो वोटर बेस है अमेरिकन लीडर्स बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते हैं। तो इसलिए भी इजराइल अपनी मनमानी कर जाता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और बाकी यूरोपियन नेशंस का इजराइल के ऊपर हाथ होना ही वो बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से इजराइल एक डोमिनेंट फोर्स बनकर सामने आता है। अगर हम इजराइल को फंडामेंटल बेसिस पे भी देखें, जो कंट्री इस्टेब्लिश हुई है उसके हिसाब से भी उसने काफ़ी प्रगति की हुई है। इजराइल का जो लगातार बॉर्डर क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट है, इसका इतिहास पुराना रहा है। यहाँ पर हम देखते रहे हैं कि फ़लस्तीन जो का एक इंटरनल इशू रहा है, जहाँ पर कब्जे की बात कही जाती है पैलेस्टीनियन रीजन में, उसको लेकर भी इजराइल ने काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। साथ में जो उनके पड़ोसी देश रहे हैं वो लगातार वॉर में रहे हैं इजराइल के साथ। इसके बावजूद भी इजराइल ने काफ़ी प्रगति की है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इजराइल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है, केवल 3% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इजराइल के अंदर। वहीं पर हैप्पीनेस इंडेक्स में इजराइल दुनिया में 90वें नंबर पे आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इजराइल कितना आगे निकल चुका है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो जब से ये साल शुरू हुआ, साल 2024 तक 70% से भी ज़्यादा का रिटर्न इजरायली स्टॉक मार्केट दे चुका है। तो यहाँ पर यह बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है कि टेक्निकली भी एक देश के तौर पे इजराइल ने इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी काफ़ी प्रगति की हुई है। और हिस्टोरिकली भी अरब नेशंस या फिर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से ज़्यादातर देशों में एकता की कमी देखी गई है। अगर हम बात करें, एक समय ऐसा भी रहा है कि जब इजराइल ने 7 फ्रंट वॉर्स लड़ी हैं और सारी वॉर्स को जीता भी है। जी हाँ, कई सारी जो लड़ाइयाँ हुई हैं इजराइल के साथ, आज तक इजराइल का टेक्निकल रिकॉर्ड है कि वो कोई लड़ाई नहीं हारे हैं, जबकि इतना छोटा सा देश है वो। और अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो कुछ चुनिंदा देश जैसे कि सीरिया, इराक, ईरान या फिर टर्की, ये आपस में कहते रहे हैं कि हमें इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, इजराइल को खुली छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन इजराइल ने भी जियोपॉलिटिकल बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके चलते कुछ देश जैसे कि कतर हो गया, यूएई हो गया, इनके साथ उसने अपने जियोपॉलिटिकल टाइज को मजबूत किया है, इकोनॉमिकल टाइज को मजबूत किया है, जिसके चलते आज इजराइल इतना डोमिनेंट है। वहीं कुछ चुनिंदा
मुस्लिम देश ही ऐसे हैं जिनकी जो आर्मी है, जिनकी जो फोर्सेस हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। इसमें से एक ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी है, मलेशिया भी है, तुर्की भी है। लेकिन बाकी जो देश हैं जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल स्टेट्स बनकर रह गए हैं, जो प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करना चाहते हैं। और इसी ही के चलते इजराइल ने भी इस बात को समझा है। अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया गया था बहरीन और यूएई के बीच में, जिसके चलते ये देश मिलिटरीली और इकोनॉमिकली आपस में काफ़ी कनेक्टेड है। वहीं पर पाकिस्तान जैसे देशों ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर इजराइल के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान खुशी खुशी अपनी आर्मी का समर्थन दे सकता है। लेकिन बाकी जो अरब वर्ल्ड्स हैं उनमें एकता अभी भी नहीं दिखती। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अमेरिका और यूरोप का समर्थन, इनकी मजबूत मिलिट्री और साथ में इनका जो डिप्लोमेटिक तरीका है यही इजराइल को मजबूत बनाता है, तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। एक चौथा फैक्टर भी है और वो है इनकी डीप इंटेलिजेंस। जी हाँ, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो बहुत ही ज्यादा अंदर तक अपनी राइवल कंट्रीज की डिटेल्स को पता करती हैं। ईरान के साथ भी यही हुआ। ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है महमूद अहमदनेजेद, उन्होंने बताया था कि किस तरह से ईरान ने एक वक्त में अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप करनी चाहिए ताकि वो इजराइल को स्पाई करे। इसमें 20 से भी ज्यादा मेंबर्स थे और इंटरेस्टिंगली कुछ समय बाद पता चला कि उस यूनिट को जो लीड कर रहा था वो मेंबर खुद एक मोसाद एजेंट था। जी हाँ, मोसाद ने उस एजेंट को एस्टैब्लिश किया था ताकि ईरान उसका इस्तेमाल करे अपने लिए एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि कितने इन डेप्थ तरीके से इजराइल ने हर चीज को प्लान किया हुआ है। फिर चाहे वो फिजिकल वॉकी टॉकी और पेजर अटैक्स हों या फिर ईरान की इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर अपने बंदे को एस्टैब्लिश कराना हो। साल 2015 में डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स कर रहे थे तो उस वक्त भी कहा जाता है कि मोसाद की जो इंटेलिजेंस है इसी ही वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन टॉक्स को रद्द कर दिया और सैंक्शंस इंपोज कर दिए ईरान के ऊपर। तो आई होप दोस्तों आज आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कैसे एक छोटा देश और बहुत ही ज्यादा कम रिसोर्सेज के साथ होने के बावजूद भी इजराइल ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि आज दुनिया में बहुत सारे नेशंस इजराइल की रिस्पेक्ट करते हैं और कई तो इजराइल से डरते भी हैं। क्या लगता है आपको इजराइल के भविष्य के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और इसी तरह का कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।